Hello everyone, welcome to Sabka Topper. Today we will discuss the topic disease and its causes from your class 9th NCERT textbook, chapter Why Do We Fall Ill. Here we will discuss what does disease look like, acute and chronic diseases and poor health. ये तीन टॉपिक को हम लोग यहाँ पे जो है कवर कर देंगे. इससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको. इससे पहले जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था डिस्टिंक्शंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री, जिसमें हमने देखा था कि आखिर हेल्दी ऑर्गेनिज्म और डिजीज़ फ्री ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों को अगर आप डिजीज़ फ्री हो तो आप हेल्दी नहीं हो, ये समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और हेल्थ की मैंने आपको एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बताई थी. जिन बच्चों को याद है वो बच्चे कमेंट करके मुझे आंसर करेंगे. हेल्थ की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, आप मुझे 3 वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हो. उसमें मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताए थे, वो भी आप मुझे बता सकते हो. और अगर आपको कंप्लीट डेफिनेशन याद है तो आप मुझे कंप्लीट डेफिनेशन भी कमेंट कर सकते हो. तो मुझे ये देखना है कि आप लोगों को अभी तक हेल्थ की डेफिनेशन कम्प्लीटली जो है याद हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पूरे चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपको हेल्थ की डेफिनेशन, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन हो जाती है. हेल्थ सिर्फ डिजीज़ फ्री होना ही नहीं होता, हेल्दी होना इज़ समथिंग डिफरेंट. तो आप मुझे कमेंट करोगे, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में वो बता रखा है. Let us now think a little more about diseases. In the first place, how do we know that there is a disease? अब आपसे बोला गया है कि आपको थोड़ा अगर हम और सोचें डिजीज़ेस के बारे में, तो पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो ये है कि हमें पता कैसे चलता है कि कोई डिज़ीज़ है. मतलब आपको ये चीज़ कैसे पता चलती है कि आपके अंदर कोई डिजीज़ है, आपको कोई बीमारी है, या आपको कैसे पता चलता है. इन अदर वर्ड्स, हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द बॉडी, या वो कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी के साथ कुछ चीज़ जो है वो रॉन्ग हो रही है, या आपको पता कैसे चलती है. देर आर मैनी टिश्यूज़ इन द बॉडी एज वी हैव सीन इन चैप्टर 6. आपने पढ़ा है चैप्टर 6, वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, उसे भी स्टडी कर लेना. टिश्यूज़, ठीक है, टॉपिक्स को आपको स्किप नहीं करना है. तो बहुत सारे टिश्यूज़ हमारी बॉडी में, जैसे कि हमने अलग अलग टिश्यूज़ के बारे में वहाँ डिस्कस किया था, प्लांट का, एनिमल का, चैप्टर 6 में. दीज टिश्यूज़ मेकअप फिजियोलॉजिकल सिस्टम. ये जो टिश्यूज़ होते हैं आपकी बॉडी में, फिजियोलॉजिकल यानी कि ऑर्गन सिस्टम जो है, और ऑर्गन सिस्टम्स ये आपकी बॉडी में बनाते हैं. आपकी बॉडी में जितना भी वर्क होता है, जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गया, तो उनकी बॉडी में क्या है, ऑर्गन लेवल तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम तक हम प्रेजेंट हैं, तो वहाँ पे टिश्यूज़ बनते हैं और उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, दैट कैरी आउट बॉडी फंक्शंस. ईच ऑफ द ऑर्गन सिस्टम हैज़ स्पेसिफिक ऑर्गन्स एज इट्स पास. इसमें देखो अलग अलग ऑर्गन, एक ऑर्गन सिस्टम के अलग अलग ऑर्गन्स हैं, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है. उनके अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं पार्ट्स में, एंड इट हैज़ पर्टिकुलर फंक्शंस. ये भी हमें पता है कि उन सबके अपने स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम एक वर्क कर रहा है, उसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स डिफरेंट वर्क कर रहे हैं. जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसमें आपका स्टमक का डिफरेंट वर्क है, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका डिफरेंट वर्क है, आपके जितने भी पार्ट्स हैं उसमें सबका एक पर्टिकुलर फंक्शन है. तो वो सब ऑर्गन्स हैं जो इस ऑर्गन सिस्टम को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाते हैं. सो द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स and it helps to digest food taken in from outside the body. जैसे कि आप यहाँ पर भी एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम का ही बताया हुआ है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें स्टमक है, इंटेस्टाइन है, और ये हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में फ्रॉम फूड जो कि इनसाइड आता है फ्रॉम आउटसाइड, है ना, बाहर से जो भी फूड इनसाइड आता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. ये सारी चीज़ें जिसमें स्टमक और इंटेस्टाइन्स आते हैं. आपके इंटेस्टाइन्स क्यों बोला हुआ है, क्योंकि दो है, स्मॉल एंड लार्ज, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. द मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम विच इज़ मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स होल्ड्स द बॉडी पार्ट्स टुगेदर एंड हेल्प्स द बॉडी मूव. तो ये आपको अलग अलग सिस्टम बताए गए, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम. जैसे कि आपका मस्क्यूलोस्केलेटल, इसमें आपके मसल्स और स्केलेटल यानी कि आपकी बोन्स है, बोन्स एंड मसल्स, जो आपको बेसिकली आपके बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करती है, बॉडी पार्ट्स को टुगेदर रखती है और बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती है. When there is a disease, either the functioning or the appearance of one or more system of the body will change for the worse. अब आपको कैसे समझना है कि आपको डिजीज़ है. कभी भी अगर आपको कोई डिजीज़ होती है तो दो चीज़ होगी, या तो फंक्शनिंग आपकी किसी बॉडी सिस्टम का अनएप्रोप्रिएट हो जाएगा, आपका जो फंक्शनिंग है इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा, किसी भी बॉडी सिस्टम का जो फंक्शनिंग है वो इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा उस सिचुएशन में, अगर आपको कोई भी डिजीज़ होती है. या फिर दूसरी चीज़ ये है कि
आपकी बॉडी के कोई भी सिस्टम का अपीयरेंस रॉन्ग हो सकता है फॉर द वर्स। फॉर द वर्स का मतलब क्या है कि वो सही तरीके से नहीं, वो नेगेटिव सेंस में आपको बताया गया कि कोई भी चीज़ इनएप्रोप्रिएट हो सकती है एक नेगेटिव सेंस में। अगर कोई भी चीज़ इनएप्रोप्रिएट होती है आपकी बॉडी में, किसी चीज़ का फंक्शनिंग इनएप्रोप्रिएट होता है या फिर अपीयरेंस इनएप्रोप्रिएट होता है, तो वहाँ पर आप समझ सकते हो कि आपको क्या है, डिजीज़ है। दीज चेंजेस गिव राइज टू सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ डिजीजेस। ये चेंजेस ही सिम्टम कहलाता है, साइन कहलाता है डिजीज़ का। जो हम कहते हैं कि फर्स्ट सिम्टम, फर्स्ट साइन ऑफ दिस डिजीज़, तो वो चीज़ क्या है, यही चेंजेस जो आपकी बॉडी में होते हैं। सिम्टम्स ऑफ डिजीजेस आर द थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग। सिम्टम्स क्या होंगे, बेसिकली वो चीज़ें जो हम सोचते हैं गलत है। ठीक है, देखो एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा ल्यूसिड वे में लिखी हुई है, आपको समझना है चीज़ों को, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। सिम्टम मतलब वो सब चीज़ें जिसे हम सोचते हैं कि गलत हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है हमारी बॉडी के साथ, पेन होना या कुछ भी, हेडेक होना, इस सब की सारी चीज़ों को हम सिम्टम मानते हैं डिजीजेस के। सो वी हैव अ हेडेक, वी हैव कफ, we have loose motions, we have wound with pus, these are all symptom। आपको ये चीज़ पता है कि हेडेक होना, कफ होना, लूज मोशंस होना, फीवर होना, फीवर भी सिम्टम है, बीमारी नहीं है। फीवर इज़ नॉट डिजीज़, वो एक सिम्टम है कोई डिजीज़ के अराइवल का सिम्टम, फर्स्ट सिम्टम। फीवर हो गया, हेडेक हो गया, ये सब एक्चुअली क्या है, ये सारी चीज़ें एक्चुअल डिजीजेज़ नहीं है, सिम्टम्स ऑफ डिजीजेज़ हैं। These indicate that there may be a disease। ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई डिजीज़ है, बट दे डोंट इंडिकेट व्हाट द डिजीज़ इज़। लेकिन ये इस चीज़ को इंडिकेट नहीं करते कि डिजीज़ क्या है। अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको क्या, क्योंकि हेडेक बहुत सारे डिजीज़ का सिम्टम है, किसी एक डिजीज़ का नहीं। अगर आपको लूज मोशंस हो रहे हैं या कफ हो रहा है तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो कौन सी डिजीज़ है जिसके कारण ये सिम्टम जो है यहाँ पर हमें दिख रहा है, वो कौन सी डिजीज़ है। तो ये चीज़ डिफ़िकल्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ हेडेक मे मीन जस्ट एग्जामिनेशन स्ट्रेस, और वेरी रेयरली इट मे मीन मेनिंजिटिस और एनी वन ऑफ अ डजन डिफरेंट डिजीजेस। तो ये आपको बताया गया कि अगर आपको हेडेक हो रहा है तो वो सिंपल स्ट्रेस भी हो सकता है, एग्जामिनेशन स्ट्रेस भी हो सकता है जिसके कारण आपको हेडेक हो रहा है, या फिर आपको मेनिंजिटिस एक जो है आपके हेड का ही कोई एक प्रॉब्लम होता है मेनिंजिटिस। इसके बारे में आप फर्दर क्लासेस में डिस्कस करोगे। मेनिंजिटिस क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और कोई भी डजन डिफरेंट डिजीज़ आपको हो सकती है, यानी कि आप ये समझ रहे हो कि अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आपको डायरेक्टली नहीं पता कि आपको क्या डिजीज़ हो रही है। साइंस ऑफ डिजीज़ आर व्हाट फिजिशियंस विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम। अभी जो सिम्टम हमने भी डिस्कस किए, इनके अकॉर्डिंगली फिर साइंस को देखा जाता है डिजीजेस के, कि हर डिजीज़ कोई भी फिजिशियन है तो वो उन साइंस को लुक करेगा जब आपने सिम्टम आप उसको बताओगे। साइंस विल गिव अ लिटिल मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़। अब कोई साइंस है, कोई साइन आ रहा है उस डिजीज़ का, तो वो एक डेफिनेट है, थोड़ा डेफिनेट आपको इंडिकेशन मिलता है उस डिजीज़ के प्रेजेंस का। अभी आगे देखो आपको और समझ में आएगा। फिजिशियंस विल ऑल्सो गेट लेबोरेटरी टेस्ट डन टू पिन पॉइंट द डिजीज़ फर्दर। तो जैसे आपका लेबोरेटरी टेस्ट हो गया, ठीक है, आपको हेडेक हो रहा है या आपको कुछ भी ऐसा हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं, तो आपका ब्लड टेस्ट करा दिया या कुछ इस तरह की चीज़ करा दी, तो वो एक तरह से आपको क्या देगा, डेफिनेट जो है उससे आपको पता चलेगा, इंडिकेशन होगा किसी डिजीज़ का कि कोई डिजीज़ है। आपको डायरेक्टली आप सिम्टम से नहीं समझ सकते कि अगर आपको फीवर होता है तो ब्लड टेस्ट होता है आपका, तो फिर आपको पता चलता है। तो साइंस और सिम्टम्स इस तरह से आपको जो है समझना होता है। तो फिजिशियंस भी इस तरीके से लेबोरेटरी में चेक करते हैं। अब आता है एक्यूट डिजीजेज एंड क्रॉनिक डिजीजेस। डिजीजेस को टाइम के अकॉर्डिंगली हमने डिवाइड कर दिया है कि कौन सी डिजीज़ हमारी बॉडी में कितने टाइम पीरियड तक रहती है, और जितने ज़्यादा टाइम पीरियड तक लॉन्ग लास्टिंग होगी वो डिजीज़, उतना ज़्यादा जो है उसका इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ेगा। तो इस तरह से हमने दो में डिवाइड किया है, एक है एक्यूट डिजीजेस और एक है क्रॉनिक डिजीजेस। द मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिजीज़ विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करें किसी भी डिजीज़ के मैनिफेस्टेशन की, तो वो डिफरेंट होती है क्योंकि फैक्टर्स बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल हैं जिस पे वो डिपेंड करती हैं। One of the most obvious factors that determine how we perceive the disease is its duration। इसलिए हमने एक क्या फैक्टर लिया है मैनिफेस्टेशन का, कि हमने ड्यूरेशन को मान लिया, कि हम टाइम पीरियड देखेंगे, ड्यूरेशन देखेंगे कि कब तक वो डिजीज़ हमारी बॉडी में रहती है। Some diseases last for only very short periods of time and these are called acute diseases। एक्यूट डिजीजेस, ये आपको याद रखना है, डिजीजेस दैट लास्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम आर कॉल्ड एक्यूट डिजीजेस। एक्यूट डिजीजेस यानी कि वो डिजीज़ जो कुछ टाइम के लिए ही आपके बॉडी में रहती हैं, कुछ टाइम ही आपके बॉडी को इन्फेक्ट कर पाती हैं। वी ऑल नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट द कॉमन कोल्ड लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू डेज। जैसे कि आपका
कॉमन कोल्ड हो गया जो 6 to 7 डेज तक आपकी बॉडी में रह सकता है, मैक्सिमम 12-13 डेज तक, तो ये चीज़ क्या है आपका एक तरह से एक्यूट डिजीज़ में आपका आता है। अदर एलिमेंट्स कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। कुछ एलिमेंट्स देखो, कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टाइम तक रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो लाइफ टाइम तक रहते हैं। कुछ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, इवन एज मच एज अ लाइफ टाइम आर कॉल्ड क्रॉनिक डिजीज। इनको हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक। क्रॉनिक यानी कि ऐसी डिजीजेस जो लाइफ टाइम तक रह सकती हैं, एलिमेंट्स दैट कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन as much as a lifetime are called chronic diseases. An example is the infection causing elephantiasis which is very common in some parts of India. जैसे कि आपका elephantiasis की प्रॉब्लम जो इंडिया में है कॉमन, और उसके साथ ही साथ जो है आपके कुछ और भी आप डिजीज़ेस देख सकते हो जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ होती हैं। एक बार होती हैं तो उनको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो सब आपके इसमें आ जाते हैं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉनिक डिजीजेज एंड पुअर हेल्थ। अगर हम बात करें क्रॉनिक डिजीजेज एंड पुअर हेल्थ की, तो देखो क्रॉनिक डिजीज़ आप समझ गए, वो डिजीज़ जो लॉन्ग लास्टिंग है, आपके पूरे लाइफ टाइम तक आपके साथ रहती है। तो उन डिजीजेज से आपकी हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ऑफकोर्स पुअर होगा। तो वही आपको यहाँ पर रिलेट करना है कि अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ होती है या किसी पर्सन कोई पर्सन है जो क्रॉनिक डिजीज़ से सफ़र करता है, तो उसकी हेल्थ पर कितने पुअर इफेक्ट्स आते हैं। As we can imagine, acute and chronic diseases have different effects on our health. नॉर्मल सी बात है कि एक्यूट डिजीज़ और क्रॉनिक डिजीज़ के ड्यूरेशन के हिसाब से देखा जाए तो इनके इफेक्ट भी हमारे हेल्थ पर डिफरेंट होते हैं। एनी डिजीज़ that causes poor functioning of some part of the body will affect our general health as well. कोई भी डिजीज़ जो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को पुअर कर दे, कोई भी डिजीज़, अगर आपको कोई भी ऐसी डिजीज़ होती है जो फंक्शनिंग पुअर कर दे, है ना, आपकी किडनी की प्रॉब्लम हो जाए, आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो जाए, तो वो ऑफकोर्स सी बात है कि आपकी हेल्थ पर तो इफेक्ट आएगा ही। ऐसा तो नहीं है कि आपकी कोई पार्ट की फंक्शनिंग रॉन्ग है फिर भी आप कह रहे हो कि आई एम हेल्दी, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ना। तो ये चीज़ आपको समझनी होती है कि पुअर फंक्शनिंग भी होता है सम पार्ट ऑफ द बॉडी में, तो उससे क्या होगा कि जनरल हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा और वो नेगेटिव इफेक्ट होगा। दिस इज़ बिकॉज ऑल फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर जनरल हेल्थ। ये क्यों, क्योंकि सारी फंक्शनिंग अप्रोप्रिएट होना ही जनरल हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये हेल्थ की डेफिनेशन हम लोगों ने स्टडी करी हुई है कि सारे फंक्शंस होना चाहिए प्रॉपर, ठीक है। बट एन acute disease which is over very soon will not have time to cause major effects on general health while a chronic disease will do so. अब आपको बताइए कि एक acute disease जो कि हमने पढ़ा था, जो कि बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारी बॉडी में रहती है, जो जल्दी ही ठीक हो सकती है, विच इज़ ओवर वेरी सून, वो जल्दी ही उसका एंड हो जाता है। तो इसके पास इतना टाइम भी नहीं है कि डिजीज़ के पास कि ये हमारी बॉडी में कोई मेजर इफेक्ट्स ला सके, यानी कि आपके बॉडी में इन डिजीजेस से कोई मेजर इफेक्ट नहीं आता। जैसे कि आपका कॉमन कोल्ड आपको हो जाता है तो आपको इतना बड़ा प्रॉब्लम इससे नहीं होता कि बिल्कुल आपका वर्किंग एफिशिएंसी आपका लॉस्ट हो जाए, आपका वेट लॉस हो जाए, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। और क्रॉनिक डिजीज़ अगर आपको होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आती है, अपना आपको पूरा जो है शेड्यूल चेंज करना पड़ जाता है, बहुत सारी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो है आ जाती है अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ होती है। अब आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, इससे आप इसको और क्लियर कर सकते हो। एज एन एग्जाम्पल, थिंक अबाउट अ कफ एंड कोल्ड विच ऑल ऑफ अस हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम। मोस्ट ऑफ अस गेट बेटर एंड बिकम वेल विद इन अ वीक और सो। तो ये बताएगी आपको कि अगर आपको कोई कभी कफ हुआ हो या कभी कोल्ड हुआ, जो होता रहता है टाइम टाइम पर, तो एक वीक बहुत है, एक वीक में हम लोग सब क्योर हो जाते हैं उससे। एंड देर आर नो बैड इफेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ, और हमारे हेल्थ पर इतना एक्सट्रीम बैड इफेक्ट नहीं आता। वी डू नॉट लूज वेट, we do not become short of breath, we do not feel tired all the time because of a few days of cough and cold. अगर आपको कभी कफ एंड कोल्ड हुआ हो तो ऐसा तो नहीं होता कि आपका वेट लॉस हो गया या शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो गई आपको, या आप हर समय एग्जॉस्टेड फील करते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको कभी कफ एंड कोल्ड हुआ होगा तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, वो एक वीक थोड़ा सा आपको जो है अनकम्फर्टेबल लगता है, बट वो फिर एंड हो जाता है, फिर आपकी बॉडी रिन्यू प्रॉपर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है, बट इफ़ वी गेट इन्फेक्टेड विद अ क्रॉनिक डिजीज सच एज ट्यूबरकुलोसिस, अगर आपको कभी ट्यूबरकुलोसिस हो जाए लंग्स में, देन बीइंग इल ओवर द ईयर्स डज मेक अस लूज वेट एंड फील टायर्ड ऑल द टाइम। तो आपको क्या होगा, अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है तो काफ़ी ईयर्स के बाद जो है आपका वेट भी लॉस हो जाएगा और आपको टायर्ड भी फील होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है कि आपको देखो यहाँ पे डिफरेंस में आएगा। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि आप डिफरेंस कैसे कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पे डिजीज़ को आप कितना डिवाइड कर सकते हो और फिर उनको डिफरेंस कैसे कर सकते हो। तो एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेज जो
शॉर्ट टाइम के लिए होगा, लॉन्ग टाइम के लिए होगा, इफेक्ट्स कैसे पड़ेंगे आपकी बॉडी में, क्या क्या हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, वेट लॉस नहीं हो सकता, ये पूरा आपको यहाँ पर जो है बताना होता है। वी मे नॉट गो टू स्कूल फॉर अ फ्यू डेज इफ़ वी हैव एन एक्यूट डिजीज़। अगर हमें कभी एक्यूट डिजीज़ होती है तो हम कुछ टाइम तक स्कूल नहीं जाते, बट अ क्रॉनिक डिजीज़ विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर अस टू फॉलो वट इज़ बीइंग टॉट इन स्कूल एंड रिड्यूस आवर एबिलिटी टू लर्न। तो यहाँ देखो, अगर आपको कभी एक्यूट डिजीज़ कोई होती है तो बेसिकली अगर आपको कफ हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, तो 1 to 3 डेज आप एब्सेंट हो सकते हो, या अगर आप नहीं ओवरकम कर सकते हैं तो नहीं भी होते हैं बच्चे एब्सेंट। तो ये चीज़ तो एक डिफरेंट सिचुएशन हुई जहाँ आपने एक्यूट डिजीज़ का स्टडी किया। लेकिन जब आप क्रॉनिक डिजीज़ पे आते हो, अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस हो जाए या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए, एलिफेंटियासिस हो जाए, तो ऐसी डिजीज़ में आप स्कूल तो अटेंड नहीं कर पाओगे, ऑफकोर्स सी बात है। उसके साथ ही साथ में आपका जो मेंटल एबिलिटी टू लर्न है, क्योंकि हमने हेल्थ को पढ़ा था कि हेल्दी होने का क्या 3 पर्सपेक्टिव है, मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, आपको आंसर भी करना है ये, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी टू लर्न जो है वो हमारी रिड्यूस हो जाती है और हम चीज़ों को फिर उतना ग्रास्प नहीं कर पाते। In other words, we are likely to have prolonged general poor health if we have a chronic disease. अगर आपको कभी chronic disease हो गई किसी को भी, तो prolonged general health poor health हो जाती है। prolonged मतलब long lasting, बहुत लंबे समय तक जो है आपकी health poor हो जाती है। chronic disease therefore have very drastic long term effects on people's health as compared to acute diseases. तो acute disease के comparison में chronic diseases का हमारी body में क्या होता है, एक drastic long term effect होता है। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। आई थिंक कि आपको यहाँ तक पूरा अच्छे से पता चल गया है, आपने ये धीरे धीरे करके इसको समझो। और ये चैप्टर बहुत इजी है, इस चैप्टर में कोई भी ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए, बहुत इजी गोइंग चैप्टर है ये। जो न्यू टर्म्स आ रहे हैं जैसे सिम्टम्स हो गया, साइंस हो गया, इनको थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है। आपने एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़ पढ़ लिया, बहुत ही ईजी क्वेश्चन अगर इससे आपके पास आता है तो आपको इसको बस समझना है और अपने अकॉर्डिंगली आंसर कर देना है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ डिजीजेस, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज, और फिर हमारा चैप्टर भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पेप्टिक अल्सर्स एंड नोबेल प्राइज़ के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना होता है, ठीक है, क्योंकि मोर टू नो में भी है लेकिन आपको इम्पोर्टेंट है समझना, तो उसको भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अभी इतना हमने जो है क्लियर कर लिया है। आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना, और जो क्वेश्चन पूछा है 3 पर्सपेक्टिव हेल्थ के क्या हैं वो भी आपको कमेंट करने हैं, और साथ ही साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो भी ब्यूटीफुल कंटेंट है वो आपको मिलता रहे। और कुछ टाइम के बाद जो है कुछ टिप्स वगैरह आएंगी, ठीक है, लर्निंग ट्रिक्स वगैरह भी आपको मिलती रहेगी कुछ टाइम के बाद। होप्स हो कि हम बनाएंगे हर क्लासेस के लिए, आएगा 9th 10th 11th तीनों क्लासेस के लिए जो है वो बनने वाला है, तो वो आपको लेटर मिल जाएगा। तो आपको उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।